मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता। जिस कानून की लड़ाई करते करते, जिस कानून से लड़ते लड़ते हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस कानून के अत्याचार से लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे देश की क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दे दी, अपना बलिदान दे दिया, वो कानून आज भी हमारे देश में, देश को आज़ाद होने के 76 साल के बाद भी वो कानून आज भी हमारे देश के अंदर चल रहा है। और वो कानून है 1860 का अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट। वो 1860 का बनाया हुआ इंडियन पुलिस एक्ट आज भी हमारे देश के अंदर हमारे कानून में चल रहा है। और उसी कानून के हिसाब से अगर पुलिस चाहे तो लाठियों से आपका सर भी फोड़ सकती है, आपकी टांगें भी तोड़ सकती है, आपको लहूलुहान कर सकती है, आपको घायल कर सकती है और पुलिस आपके मौत का कारण भी बन सकती है, मगर आप पुलिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जो अंग्रेजों ने 1860 का जो इंडियन पुलिस एक्ट बनाया, उसमें सबसे बड़ी खामी जो थी, जो पुलिस को जो अधिकार दिया गया, पुलिस को जो राइट टू ऑफेंस दिया गया, वो इतना मजबूत अधिकार है कि आप अगर पुलिस आपको मार रही है डंडे लाठियों से, तो आप पुलिस का डंडा या लाठी नहीं पकड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पुलिस को उसकी ड्यूटी करने से वंचित करते हैं और आपके ऊपर मुकदमा चलेगा और आप जेल जाएंगे। तो उस कानून के तहत पुलिस को तो राइट टू डिफेंस है, मगर भारत के नागरिकों को राइट टू डिफेंस नहीं है। और जब नागरिकों को राइट टू डिफेंस नहीं है और इसी वजह से नागरिक चुपचाप खड़े करके पुलिस के उस अत्याचार को सहन करते रहते हैं और पुलिस के डंडों को सहन करते रहते हैं। और ये वो नागरिक जो भारत के मूल नागरिक हैं, जो भारत के मोनाफाइड नागरिक हैं, जिनके टैक्स के पैसे से जिस पुलिस की तनख्वाह का व्यवस्था की जाती है, उनकी तनख्वाह तय की जाती है, उस नागरिकों के वोट से देश में, भारत में, हिंदुस्तान में सरकारें बनती हैं। उन भारत के नागरिकों को भारत के ऊपर डंडे लाठियों से मारा जाता है, उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है और उनका भारत के नागरिक कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि उस कानून के तहत पुलिस को इतना असीमित अधिकार दे दिया गया है, जो उनको सबसे जो गलत जो उसमें अधिकार दिया गया है वो है पुलिस को राइट टू ऑफेंस अधिकार। वो राइट टू ऑफेंस अधिकार पुलिस को ताकत देता है कि अगर हम आपको जान से भी मार दें, डंडों से मारें, सर फोड़ दें, कुछ भी कर दें, आपको हमें रोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून में उनको अधिकार मिला हुआ है। मगर पब्लिक को, जनता को राइट टू डिफेंस का अधिकार नहीं है कि वो उनको मारने से रोक सकें या उनका डंडा या लाठी पकड़ सकें। इतना घटिया कानून अंग्रेज हमारे देश की जनता के लिए दे के चले गए। मगर अंग्रेज चले गए, वो कानून आज भी 76 साल के बाद में हिंदुस्तान में बराबर काम कर रहा, चल रहा है। और मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक बार हमारे देश में अंधे लोगों का एक संस्था है, उस संस्था का नाम है नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन। तो उन नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन ने एक बार सरकार को ज्ञापन देने के लिए, अपनी कुछ मांगे मानने के लिए, क्योंकि जो ब्लाइंड, जो अंधे लोग होते हैं, जब वो कहीं सफ़र करते हैं तो वो अंधे होते तो उनको दिक्कत आती सफ़र करने में। तो उनकी मांग थी कि हमारे साथ जो अटेंडेंस होता है उसकी भी बसों में या ट्रेन वगैरह में टिकट उनकी भी माफ़ होनी चाहिए। और वो इस चीज़ का ज्ञापन सरकार को सौंपने के लिए नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन ने जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया था, एक प्रोग्राम किया था। क्योंकि दिल्ली में भी एक जगह बची है धरना प्रदर्शन करने की, जंतर मंतर पे, जहाँ से सरकार तक आवाज़ पहुँचाई जा सकती है या सरकार को ज्ञापन सौंपा जा सकता है। तो उस नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन ने ये धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम कर रखा था। हमारे पुलिस ने
उन ब्लाइंड लोगों के ऊपर इतनी लाठियां चार्ज की थी, इतना लहूलुहान किया था, क्योंकि जिन लोगों की आंखें थी, जो उनके साथ आए थे, वो तो इधर उधर भाग करके बच गए, मगर जो अंधे लोग थे जिनको दिखाई नहीं देता है वो भाग नहीं सके, और वो इधर उधर एक दूसरे के हाथों से यूं टटोल करके देख पकड़ करके अपने आप को बचा रहे थे, मगर वो बचा नहीं पाए और पुलिस ने उनके साथ इतनी बर्बरता की, इतना अत्याचार किया, उनको लहूलुहान कर दिया, बुरी तरह से उनको मारा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। तो ये वाकई जब टीवी पर जब पूरा देश देख रहा था तो ऐसे लग रहा था क्या भारत हमारा आज़ाद हो गया है, क्या भारत हमारा स्वतंत्र हो गया है? ये सवाल मन में बार बार भारतीयों के दिल में और दिमाग में बार बार आ रहा था। क्या देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, आज भी वो पुलिस वही काम कर रही जो अंग्रेजों के ज़माने में करती थी? क्या देश आज़ाद हुआ है? क्या देश वाकई स्वतंत्र हुआ है? मगर उस वाक्य को देख के, उस घटना को देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा देश आज़ाद हुआ है या हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। ऐसा एक और उदाहरण मैं एक घटना का देता हूँ। उसी समय एक और प्रदर्शन, एक प्रोग्राम हुआ था। जो कुछ लोग हैं हमारे देश के अंदर जो विकलांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, बचपन से विकलांग हैं, तो उन्होंने भी एक सरकार को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए एक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम जंतर मंतर पर किया था। वो साइकिलों से, जो साइकिल सरकार उनको देती हैं या कोई संस्थाएं उनको साइकिल देती हैं, उनको चला करके वहां तक पहुंचे थे, और क्योंकि उनको वहां से जंतर मंतर से सरकार को अपना ज्ञापन सौंपना था, उन पर भी इस दिल्ली की पुलिस ने इतनी लाठियां चार्ज की थी, हाथ पैर तोड़ डाले थे, उनकी साइकिलें तोड़ डाली थी, इतनी बर्बरता पुलिस ने की थी। ऐसे लग रहा था कि ये पुलिस आज भी अंग्रेजों की पुलिस है, आज भी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में काम करती है। उसको देखकर इतना दुख हो रहा था, इतनी पीड़ा हो रही थी। क्या आज भी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है? उस दुर्घटना को देखकर, उस घटना को देखकर ऐसा लग रहा था ये देश आजाद नहीं हुआ है, ये देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाएं हम टीवी पर देखते हैं, पुलिस की बर्बरता को देखते हैं, और हमारी सरकारें, हमारे देश के नेता चुपचाप ये काम करवाते हैं। तो हम कैसे मान लें कि देश आजाद हो गया? हम कैसे मान लें कि देश स्वतंत्र हो गया? और एक घटना राजस्थान में हुई थी। उस समय की एक तत्कालीन सरकार जो राजस्थान में थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। वहां सरकार ने एक प्रोग्राम किया था, सरकार ने एक प्लान बनाया था कि जिन गांवों में दारू के जो ठेके हैं, दुकानें खुली हुई हैं, उनको छोड़ करके बाकी के जितने भी राजस्थान में गांव हैं, उन सभी गांवों के अंदर दारू की दुकानें, ठेके खोल दी जाए। और इस सरकार के इस प्लान का विरोध राजस्थान के किसानों ने किया था। और जब राजस्थान के किसानों ने इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन किया, तो उस समय की राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने राजस्थान पुलिस को आदेश दिया, और राजस्थान पुलिस ने किसानों के ऊपर इतनी लगातार फायरिंग की, इतनी लगातार लाठियों से मारा और गोलियां चलाई, जिसमें 17 किसानों की जान चली गई। तो क्या ऐसी दुर्घटनाओं को देख करके, ऐसी देश की घटनाओं को देख करके आपको लगता है कि देश आजाद हो गया है? मुझे तो नहीं लगता है। देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं, सारे सिस्टम आज भी अंग्रेजों के हैं। इससे भी ज्यादा हुआ था। हमारे बंगाल के अंदर एक घटना हुई थी इसी प्रकार से। बंगाल के अंदर जो ना किसानों की जमीन छीनी गई थी। जब किसानों की जमीन छीनी गई तो जबरदस्ती, जो किसान अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते थे, मगर किसानों से वो जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही थी, और किसानों पे लगातार लाठियों से वार हो रहा था, लगातार फायरिंग हो रही थी, और पुलिस ने लाठियां ही नहीं दागी, फायरिंग ही नहीं किया। पुलिस के जो नौजवान थे, उन्होंने इतनी बर्बरता, इतना अत्याचार वहां के किसानों के परिवारों पे किया, उन किसानों के परिवारों की बहन बेटियों के साथ में इतना अत्याचार किया, उनको इतना निर्मम अत्याचार किया, उनके साथ बलात्कार भी किया।
वहीं बंगाल में एक नंदीग्राम छोटा सा एक गांव है, उस नंदीग्राम गांव में भी यही घटना हुई थी। किसानों से जबरदस्ती की जमीनें छीन छीन के प्राइवेट जो बिल्डर्स है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उनको सरकार ने दी। राजस्थान के अलवर में एक बार 50 बीघा जमीन राजस्थान सरकार ने किसानों से छीन करके विदेशी कंपनियों को दी, और विदेशी कंपनी को इसलिए दी कि वहां पे शराब का एक उद्योग चलना था। और वो जमीन ऐसी थी जहां पे साल में 4 फसल होती हैं। वो 50 बीघा जमीन ऐसी थी। और जब राजस्थान सरकार पर कोर्ट में केस पेश किया गया, तो राजस्थान सरकार ने अपनी सफाई में ये पेश किया कि हमने ये काम जनहित के लिए किया है। जब किसानों की जमीन को छीन करके प्राइवेट कंपनियों को देते हैं, जिस जमीन में 4 फसलें होती हैं, उसको ये जनहित बोलते हैं, समाज हित बोलते हैं, राष्ट्र हित बोलते हैं। तो राष्ट्रद्रोह क्या होता है, देशद्रोह क्या होता है, समाजद्रोह क्या होता है, आप इसकी कल्पना खुद कर लीजिए। वही काम आज हमारी सरकारें कर रही जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेज करते थे। आप जानते हो ये क्यों होता है? हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था डलहौजी। उस डलहौजी ने एक कानून बनाया था हमारे देश के अंदर, और उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण एक्ट। नाम बहुत अच्छा है। भूमि अधिग्रहण का मतलब होता कि अगर मैं मेरी जमीन अपनी इच्छा से किसी को बेच रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से बेच रहा हूं और दूसरे वाला अपनी इच्छा से खरीद रहा है, उसको बोलते हैं भूमि अधिग्रहण। मगर जो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट में भूमि अधिग्रहण नहीं होता था, जबरदस्ती किसानों से जमीन छीनने का काम होता था, और उसको बोलते थे भूमि अधिग्रहण एक्ट। और इस प्रकार से डलहौजी ने अपनी डायरी में खुद लिखा है कि मैंने अपने कार्यकाल में हिंदुस्तान से 10 एक दिन में 25-25 हजार किसानों से जमीन भूमि छीननी है। और उसका तरीका क्या था भूमि छीनने का? वो गांव-गांव में जाते थे और पंचायत भवन के ऊपर एक नोटिस चिपकाते थे और पूरे गांव को इकट्ठा कर देते थे, और गांव को कहते थे कि आप अपनी जमीन जो जमीन आपने अपने पास रखी हुई है, आप उसका प्रमाण पत्र दिखाओ, उसकी कागज पेपर दिखाओ। मगर उस समय, उस जमाने में हमारे हिंदुस्तान के अंदर पेपर रखने की परंपरा नहीं थी। तो हमारे देश के किसान बोलते थे उस अंग्रेज अधिकारी को कि हमारे देश में पेपर रखने की परंपरा नहीं है, हमारे देश में परंपरागत से जमीन का, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का स्थानांतरण होता है। जैसे मेरे दादा ने मेरे बाप को दे दी, मेरे बाप ने मुझे दे दी, मैंने अपने बेटे को दे दी। इस प्रकार का हमारा एक संपत्ति का स्थानांतरण होता था। लेकिन इस रीति रिवाज को, इस परंपरा को अंग्रेज अधिकारी नहीं मानते थे, और वो कहते थे कि ये आपके पास में इलीगल तरीके से जमीन है, और अब ये जमीन के मालिक आप नहीं, इस जमीन के मालिक अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इरादा, मोटिव ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से किसानों की जमीनें छीन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे और ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति को बढ़ाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाए। ये उनका इरादा था। और इस एक्ट के तहत डलहौजी ने हिंदुस्तान के 10 करोड़ किसानों की जमीनें छीन ली। हिंदुस्तान के 10 करोड़ किसान भूमिहीन हो गए। ये खुद डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है। अंग्रेजों से पहले हमारे देश के अंदर एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। सभी किसानों के पास में कम से कम 10 एकड़ जमीन हुआ करती थी। कोई भी किसान ऐसा नहीं था जिसके पास में भूमि ना हो, भूमिहीन किसान हो। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में इन लोगों ने किसानों की करोड़ों हेक्टेयर जमीन छीन ली इस लैंड एक्विजिशन एक्ट के आधार पे, और 10 करोड़ किसानों को भारत के अंदर जो ना भूमिहीन बना दिया। और उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी मात्र 20 करोड़, जिसमें 10 करोड़ किसान थे। 10 करोड़ किसान परिवारों से हजारों हेक्टेयर भूमियां जो खरीद छीन करके उनको भूमिहीन बना लिया। इतना अत्याचार अंग्रेज हमारे देश में करते थे। और वही आज भी वही कानून
उसी कानून के तहत जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिस एक्ट के तहत डलहौजी ने किसानों से ज़मीन लूटी थी, वही कानून आज भी 76 साल के बाद भी हमारे आज़ाद भारत में चल रहा है। और आज की सरकारें भी किसानों से ज़बरदस्ती से ज़मीन छीन करके और प्राइवेट बिल्डरों को दे रही हैं। सैकड़ों हजारों रुपये वर्ग गज के अंदर ज़मीन खरीदती है और लाखों करोड़ों रुपए वर्ग गज के हिसाब से बेचती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमारे देश के सारे किसान लगभग भूमिहीन होते चले गए। आज भी वो सरकार यही काम करी। आज भी सरकारें वैसे ज़बरदस्ती ज़मीन छीनती है और प्राइवेट बिल्डरों को देती है, प्राइवेट कंपनियों को देती है और विदेशी कंपनियों को यहां बचाती है ज़मीन बेच करके। इतना अत्याचार होता है। दुनिया भर के अधिकारी, गवर्नर जनरल अंग्रेजों के हमारे देश के अंदर आए। 1757 में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी के युद्ध के लिए। प्लासी के युद्ध के लिए जब अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव आया तो उससे वो मात्र 7 साल के अंदर, 7 साल वो रहा था, कलकत्ता पे उसने राज किया था, वो कलकत्ता का गवर्नर जनरल बना था करके। और 7 साल के बाद में उसको ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला लिया था। उसके ऊपर आरोप लगा दिया था कि इसने भारत से बहुत ज़्यादा धन लूट लिया है और उसको ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला लिया था। जब ब्रिटिश सरकार में जब वो वापस गया तो ब्रिटिश संसद में एक केस चला उसके ऊपर और उससे पूछा गया कि आपने जो भारत से जो लूटा है धन, वो कितना क्या लूटा है। तो रॉबर्ट क्लाइव का कहना था कि मुझे इतना तो नहीं पता कि मैंने कितना लूटा, मैंने गिना नहीं, मैंने गिनती नहीं की, मगर जो धन मैं भारत से, कलकत्ता से लूट करके लाया हूं, उसको लंदन में लाने में 900 पानी के जहाज लगे हैं। और आप जानते हो उस समय जो पानी के जहाज होते थे उसमें एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था। एक टन में 1000 किलो होता है, तो 60 से 70 मीट्रिक टन सोना, चांदी, हीरे मोती, जवाहरात रॉबर्ट क्लाइव जो ना लंदन लेकर गया था। फिर एक सांसद ने उसे पूछा कि चलो ये बताओ कि ये कितने कीमत का होगा। तो उसने कहा कि मैंने आकलन तो नहीं किया, लेकिन लगभग 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड के बराबर है। 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड बहुत बड़ी रकम होती है। उसके बाद में दूसरा आया, डलहौजी आया, कर्जन आया। इस प्रकार के 84 अंग्रेज अधिकारी आए और देश को इस प्रकार से लूट करके लेकर के जाते रहे। और भारत में आने से पहले अंग्रेज 15वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड जो ब्रिटेन जो है, इतना गरीब देश था, इतनी भूखमरी थी, 3.5 करोड़ लोग ब्रिटेन के अंदर भूख से मरे थे 15वीं शताब्दी के अंदर। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ब्रिटेन के पास कोई कारोबार, कोई धंधा नहीं था, कुछ भी नहीं था इनके पास। ये सिर्फ लूट मार का धंधा करते थे। जब इन्होंने 16वीं शताब्दी के अंदर जब अपने राजा से इन्होंने एक लाइसेंस मांगा ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में उस टाइम वो लोग होते थे जो चोरी चकोरी गुंडागर्दी करते थे, जो लूट का काम करते थे। उन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बना के वो अपने ब्रिटेन के राजा के पास गया कि हमको एक प्रमाण पत्र दे दीजिए, एक अथॉरिटी दे दीजिए, हमें भारत को लूटना है, भारत को लूटने के लिए जाना है। तो उस राजा ने कहा उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बनाने वाले थे उनको कि अगर आप भारत को आप लूटने जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लुटेरे थे, उन्होंने ब्रिटेन के राजा से कहा कि जो माल हम, जो धन हम भारत से लूट करके लाएंगे उसमें आधा आपका होगा, आधा हमारा होगा। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के राजा ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत लूटने का एक परमिट दे दिया और वो परमिट लेकर के भारत आए थे। और सबसे पहले इन्होंने बंगाल को लूटा, गुजरात को लूटा, मध्य प्रदेश को लूटा, भारत के कई राज्यों को लूटा इन्होंने। और इस प्रकार से एक एक करके ये 84 अंग्रेज अधिकारी आते गए और इस देश को लूटते चले गए। इसी प्रकार से
गुजरात में एक सरकार थी जिसका मुख्यमंत्री था चिमन भाई पटेल। जो गुजरात में कच्छ के पास में गांधीधाम है, उसमें एक समुद्र के बीचों बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है सपस्येदा द्वीप। उस सपस्येदा द्वीप की जो है 60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन एक विदेशी कारगिल कंपनी को चिमन भाई पटेल ने बेच दिया था। और जब चिमन भाई पटेल से अदालत में, गुजरात हाई कोर्ट में जब ये पूछा गया कि आपने ये जमीन विदेशी कारगिल कंपनी को क्यों बेचा, तो चिमन भाई पटेल का जवाब था कोर्ट को कि ये मैंने जनहित के लिए किया। तो ये काले अंग्रेज जब जनहित के लिए देश की इस प्रकार की संपत्ति को विदेशी प्राइवेट कंपनियों को बेच के धन इकट्ठा करते हैं, उसको ये जनहित बोलते हैं, ये राष्ट्रहित बोलते हैं, समाज हित बोलते हैं। तो राष्ट्रद्रोह या समाजद्रोह या जनद्रोह होता कौन सा है? और जानते हो ये जमीन किस हिसाब से बेची थी इसने? 15 पैसे पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसने इस जमीन को बेचा। और जब हाई कोर्ट में जब एक केस डाला तो हाई कोर्ट के जज ने, आपको पता है क्या कहा? हाई कोर्ट के जज ने कहा कि मैं इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के अंदर जो एक शेड्यूल है शेड्यूल 9, उसकी वजह से हम सरकार को इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती कोई भी कोर्ट, क्योंकि संविधान का शेड्यूल 9 ये बोलता है कि कोई भी सरकार कुछ भी करे उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने दुनिया भर के एक्ट बनाए। उसके बाद में पहले 100 साल तक अंग्रेजों ने भारत को लूटा। जैसे चोर डाकू लूटते हैं, घरों में ज़बरदस्ती घुस जाना और वहाँ से सोना चांदी जवाहरात चोर के मार पीट करके निकल जाना, 100 साल तक अंग्रेजों ने इस प्रकार से किया। उसके बाद अंग्रेजों ने तरीका लूटने का बदल दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि हम इस प्रकार का काम करें ताकि देश दुनिया में बदनाम भी ना हो और भारत से लूट भी अच्छी तरह से कर लें। तो भारत में फिर अंग्रेजों ने टैक्सेशन लागू किया, टैक्स सिस्टम लागू किया। तो जब टैक्स सिस्टम लागू किया तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के अंदर उद्योग होता है, प्रोडक्शन होता है, तो इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई 350%। फिर इन्होंने सेल टैक्स लगाया 185%। फिर इन्होंने इनकम टैक्स लगाया। इस प्रकार से रोड टैक्स, इनकम टैक्स, एक गांव से दूसरे गांव माल ले जाने के लिए टैक्स, जिस रोड से हम माल ले जाते हैं उसका रोड टैक्स, जिस फ्लाईओवर से हम जाते हैं उस फ्लाईओवर टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इस प्रकार के टैक्स लगा लगा के अंग्रेजों ने हमारे देश से इतना धन इकट्ठा कर लिया। और जब कोई केस करता था, कोई ऑब्जेक्शन करता था, सीधा सा बोलते थे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, हम तो कानून के हिसाब से टैक्स वसूल कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने टैक्सेशन लागू करके देश की अरबों करोड़ों की संपत्ति लूटी। और वही सिस्टम से, उसी सिस्टम से आज हिंदुस्तान के जो काले अंग्रेज जो बैठे हैं संसद भवन में और विधानसभा पार्लियामेंट में, आज उसी टैक्सेशन के हिसाब से आज इस देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने कुल मिलाकर के सारे छोटे मोटे टैक्स मिला के 23 प्रकार के टैक्स भारत पर लगाए और भारत को अनाप शनाप लूटा। 300 लाख करोड़ रुपए लगभग अंग्रेज देश से, भारत से लूट करके गए। लेकिन आज भारत के जो ये काले अंग्रेज हैं, इन्होंने 64 प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं। 64 प्रकार के टैक्स लगा करके आज ये काले अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं। कहीं जीएसटी है, कहीं इनकम टैक्स है, कहीं एक्साइज ड्यूटी है, कहीं टोल टैक्स है, कहीं रोड टैक्स है, कहीं फ्लाईओवर टैक्स है, कहीं कस्टम टैक्स है, पता नहीं कितने प्रकार के, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, 64 प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं। और जिस देश की सरकार 64 प्रकार के टैक्स लगा के धन वसूलती हो, उस देश के नागरिक कैसे अमीर हो सकते हैं, कैसे गरीबी रेखा से बाहर आ सकते हैं, कैसे बेरोजगारी से बाहर आ सकते हैं, कैसे भुखमरी से बाहर आ सकते हैं। तो इस सस्ता व्यवस्था का परिवर्तन करने के लिए इस देश में एक बार दोबारा से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, पूर्ण स्वराज्य के लिए, पूर्ण आज़ादी के लिए एक बार से फिर क्रांति लानी होगी। और ये क्रांति तब आएगी जब देश के नौजवान युवा, पहले जो हमारे क्रांतिकारी हुए थे, उन क्रांतिकारियों की तरह कमिटमेंट करके जो कार्यकर्ता आएंगे, जो कमिटेड होंगे कि मैं मरने से नहीं डरता हूं,
कमिटमेंट करके वो आए कि मुझे मरने का डर नहीं लगता है और मैं देश और राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसे अगर कार्यकर्ता अगर इस क्रांति में 2 से 2.5 लाख नौजवान मिल जाएं तो इस व्यवस्था का परिवर्तन और ये जो कानून व्यवस्था जो अंग्रेजों का जो सिस्टम है इसका परिवर्तन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर 2-2.5 लाख नौजवान अगर क्रांति में उतर आए, एक साथ मिलकर के क्रांति करें, तो देश आज़ाद हो सकता है, पूर्ण आज़ाद हो सकता है, पूर्ण स्वतंत्र हो सकता है, हर प्रकार के टैक्स से स्वतंत्र हो सकता है, हर प्रकार के भ्रष्टाचार से, हर प्रकार की रिश्वतखोरी से, हर प्रकार की गुंडागर्दी मनमानी से स्वतंत्र हो सकता है। मगर इसके लिए भारत के नौजवानों को आगे आना होगा और उसी दृढ़ संकल्प से, जिस दृढ़ संकल्प से आज़ाद भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, चंद्रशेखर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने जो शपथ ली थी, जो दृढ़ संकल्प के साथ में जो उन्होंने क्रांति की थी, जो आंदोलन किया था और जिसकी वजह से जो टूटी फूटी जो आज़ादी आई है, उसी प्रकार से देश के लिए मर मिटने वाले, देश पे न्योछावर होने वाले, समाज हित पर न्योछावर होने वाले जब 2 से 2.5 लाख नौजवान जब इस क्रांति में मेरे साथ आ जाएंगे तो ये देश की सारी व्यवस्था, जितना भी शासन व्यवस्था सिस्टम है या कानून व्यवस्था है या कुछ भी है, शिक्षा व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था, सारी की सारी बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये व्यवस्था क्या पूरे देश को बदल सकते हैं। तो मेरी आप देशवासियों से अपील है कि अगर देश को समृद्धशाली, सुखी और गरीबी फ्री, बेरोजगारी फ्री नहीं सॉरी बेरोजगारी से मुक्त करना है, गरीबी से मुक्त करना है, भुखमरी से मुक्त करना है, तो इस आंदोलन में मेरे साथ में आए और मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, मेरे विचारों को सुनने की और समझने की कोशिश करें। क्योंकि देश में अगर दोबारा से क्रांति नहीं आई अगर तो ये देश दोबारा से किसी विदेशियों के हाथ में फिर चला जाएगा। क्योंकि आज देश के अंदर जो विदेशी जो कंपनियां आ रही हैं, जिस प्रकार से किसानों की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, जबरदस्ती किसानों की जमीन छीन करके विदेशी प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है और वो प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर अपना उद्योग लगा करके जिस प्रकार से देश को लूट रही हैं, धीरे धीरे ये उसी प्रकार से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को लूटा था और फिर यहाँ पे सत्ताएं काम कर दी थी, इसी प्रकार से जो आज 12,500 विदेशी कंपनियां हैं ये भी ये से लूट करके एक दिन इस देश में पुनः सत्ता स्थापित कर लेंगी और आप लोग और हम लोग देखते रह जाएंगे। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये चले जाएंगे अपने बोरिया बिस्तर बांध के विदेशों के अंदर जाके वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। मरेगा कौन? मरेगा वो जो मध्यम वर्ग का में जीता है या जो गरीबी रेखा में जीता है। ये जो अमीर हैं, जो ये नेता हैं, ये सारे के सारे भाग जाएंगे बोरिया बिस्तर बांध करके विदेशों में। कोई कनाडा सेटल हो जाए, कोई अमेरिका, कोई ब्रिटेन, कोई कहीं हो जाएगा, लेकिन आप और हम कहीं नहीं जा सकते, आप और हमको यहीं मरना पड़ेगा। तो जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए उससे अच्छा कि इस बीमारी का अभी से इलाज कर दिया जाए। अगर ये बीमारी बढ़ गई तो एक कैंसर का रूप ले लेगी, फिर इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। फिर हमको या तो जैसा चल रहा वैसे ही चलते रहने देना पड़ेगा या हमको लड़ करके मरना होगा। तो जो बीमारी आगे हमको दिखाई दे रही है उसको आज से ही खत्म करने के लिए इस क्रांति का रुख अपनाएं और इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आज के नौजवान युवा ना रहें। इन राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में कुछ नहीं मिलने वाला है शांति के अलावा, भटकने के अलावा। और क्रांति के रास्ते पर आएंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको हौसला भी मिलेगा, आपको हक भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा। तो अभी फैसला आपका कि आप राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में रहना चाहते हैं या क्रांति के रास्ते पे चलना चाहते हैं। क्रांति के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलिए, मोस्ट वेलकम। अगर आप राजनीतिक पार्टियों की गुलाम बन के जीना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, उनके बने रहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और चर्चा पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।